हेलो बच्चों, क्लास 11 का ये चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स में कौन से केमिकल की बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में? ये जो केमिकल अब हम पढ़ने वाले हैं इनको हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स को ऑटोकॉइड्स भी बोलते हैं। हार्मोन एक प्रकार के केमिकल मैसेजेस होते हैं जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मतलब कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट, बट ये मैसेज को कैरी करते हैं। हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए और सभी ऑर्गन्स को मिलकर काम करने के लिए लगातार ब्रेन के सिग्नल्स की जरूरत होती है। न सिर्फ ब्रेन बल्कि ब्रेन के द्वारा आई जो नर्व इंपल्सेस है वो आपको पता है हर ऑर्गन और टिश्यू में इनरवेट यानी अंदर तक नहीं पहुंच सकती। तो सिग्नल की रेंज और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं। ये हॉर्मोन्स कुछ खास ग्लैंड से निकलते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड स्पेसिफाइड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। वो ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो जिन पे डक्ट होती है, मतलब एक ट्यूब होती है, जैसे स्वेट ग्लैंड पसीना आता है हमको, जैसे सिबेशियस ग्लैंड स्किन पे ऑयल आता है हमारी, तो वो ग्लैंड जो डक्ट वाले होते हैं उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड यानी कि सरफेस पे, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इस पिक्चर में आपको ये एक ट्यूब नजर आ रही है, रेड कलर की एक ट्यूब है। इस ट्यूब के जरिए जो भी यहाँ का सिक्रीशन है वो सरफेस पे इधर आ जाएगा। तो ट्यूब का सिक्रीशन सरफेस पे आ रहा है एक डक्ट के थ्रू, तो ये डक्ट वाला ग्लैंड हो गया और सिक्रीशन सरफेस पे हो रहा है तो ग्लैंड हो गया एक्सोक्राइन। एक्सो का मतलब होता है बच्चों बाहर, आउटसाइड, और क्राइन का मतलब है रिलीज। तो जिसमें सिक्रीशन सरफेस पे हो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन। इस ग्लैंड को देखिए, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी येलो कलर की सेल्स है ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल रही है, ब्लड में या फिर लिम्फ में भी डाल सकते हैं, जिसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। तो जिसके पास नहीं होती डक्ट जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में या लिम्फ में डाले उसको बोलते हैं एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड, और जिसके पास होती है डक्ट उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रीशन करते हैं वो सरफेस पे होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रीट करते हैं वो इनके अंदर ही रिलीज हो जाता है यानी बॉडी फ्लूइड्स में। तो अभी ये चैप्टर जिसके बारे में है यानी हार्मोन्स, वो सब हार्मोन कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था सिक्रेटिन, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेजेस होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होते हैं, और ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। कभी अगर ब्लड टेस्ट कराए अपने हार्मोन्स के लिए तो आप देखना रिपोर्ट में जो हार्मोन्स आते हैं वो माइक्रोग्राम्स में आते हैं, नॉट जस्ट ग्राम बल्कि माइक्रोग्राम्स में आते हैं। तो हार्मोन का जो अमाउंट है बहुत कम होता है, लेकिन वो बहुत कम भी इफेक्टिव होता है, असरदार होता है। तो ये हार्मोन जो बनाते हैं ग्लैंड्स उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें एंडो का मतलब है इनसाइड, अंदर। अंदर मतलब किधर? या तो आपके ब्लड में या फिर लिम्फ में, जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें रिलीज कर देते हैं। क्राइन का मतलब होता है रिलीज करना, तो जो बॉडी फ्लूइड्स में डायरेक्टली रिलीज करे उन ग्लैंड्स को बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स। ये बनाते हैं, उड़ेल देते हैं अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बॉडी के फ्लूइड्स में। बॉडी के फ्लूइड्स क्या क्या है? लिम्फ और ब्लड। हार्मोन को ऑटोकॉइड्स भी बोलते हैं। हार्मोन केमिकल मैसेजेस होते हैं जो सिक्रीट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। कहाँ रिलीज किए जाते हैं बेटा? बॉडी के फ्लूइड्स में रिलीज किए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम, एक अंदर से कांस्टेंट हालात बने रहते हैं। तो हमारी बॉडी के जो कांस्टेंट हालात हैं, जैसे टेम्परेचर फिक्स रहता है ना, बाहर से चाहे ठंड आए चाहे गर्मी है, बाहर का माहौल कैसा भी, हमारा टेम्परेचर पूरे साल भर एक जैसा रहता है। हवा में ऑक्सीजन कितनी भी, ब्लड में ऑक्सीजन मेंटेन रहती है। ऐसे ही हमारा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी मेंटेन रहता है 125 ml पर मिनट। तो ये जो वैल्यूज नॉर्मल बनी रहती है, इनको नॉर्मल बनाए रखना, इस प्रैक्टिस को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या है होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस प्रॉपर्टी है लिविंग सिस्टम्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि वो अपने अंदर मेंटेन करके रखें कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। और वो करने के लिए, वो अचीव करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स का, और दूसरा नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स आते हैं। तो इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल में। सो ह्यूमन बॉडी होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है, यानी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है दो सिस्टम से, और वो दो है न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है। अब जैसे इस पिक्चर को देखिए, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये हार्मोन बना रहे हैं, और वो हार्मोन आप देखिए
वो हार्मोन डायरेक्टली बिल्कुल सीधा सीधा हमारे ऐसे ब्लड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हमारे सीधा ब्लड में जा रहा है। तो जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड्स में डाले, ऐसे ग्लैंड को आप क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन डायरेक्टली डाल देते हैं बॉडी फ्लूइड्स में। बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आता है? ब्लड और लिम्फ। हमारी बॉडी का लार्ज सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट है, वो है थायराइड। यहाँ गर्दन पे होता है, इस जगह पे बटरफ्लाई शेप का होता है, ऐसा लार्जेस्ट है ये। और ये महिलाओं में पुरुषों से भी बड़ा होता है। मतलब जनरली मैमल्स हैं हम लोग, तो मैमल्स में हर चीज़ मेल की बॉडी में बड़ी और फीमेल की बॉडी में छोटी होती है। बट थायराइड ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो फीमेल्स में बड़ा है मेल से। ये यहाँ पे गर्दन पे विंड पाइप के पास होता है थायराइड ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो हमारे विंड पाइप ट्रैकिया के ऊपर होता है, सामने की तरफ वेंट्रल साइड पे, यहीं पे होता है। कभी कभी किसी में ये थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे गॉइटर बोलते हैं, हिंदी में ढींगा रोग। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा है, लेकिन सब कहना मानते हैं इसका। ये है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी के सारे ग्लैंड्स इसका कहना मानते हैं, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी। ओके, फिर कुछ ऐसे ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करते हैं, उनको बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें आता है टेस्टिस, ओवरी और पैनक्रियास। ये तीन ग्लैंड ऐसे हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करते हैं। तो ग्लैंड्स टोटल 3 टाइप के हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन सरफेस पे करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन डायरेक्टली हमारे बॉडी फ्लूइड्स में डाल दिए जाते हैं। और तीसरे मिक्सोक्राइन ग्लैंड जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन याद रखना है थायराइड ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन पिट्यूटरी। तो जो हमारा पैंक्रियाज है वो लगभग सारा का सारा ऑलमोस्ट 99% एक्सोक्राइन होता है। उसका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना, खाना पचाने के लिए, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन तोड़ती है, लाइपेज फैट को तोड़ती है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है। तो खाना पचाने की जिम्मेदारी इस 99% पार्ट की है, मतलब पूरा पैंक्रियाज इसी काम में इन्वॉल्व है। बचा हुआ 1% हिस्सा यस एंडोक्राइन होता है। और इस 1% हिस्से में आती हैं वो छोटी छोटी सेल्स जो ग्रुप में क्लस्टर्स में होती है। उन क्लस्टर्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, छोटे छोटे ग्रुप सेल्स के, और वो बनाते हैं हार्मोन्स। तो पैंक्रियास के अंदर होती है टोटल 4 टाइप की सेल। बट एग्जाम पास है तो मैं नहीं चाहता आप अपना टाइम वेस्ट करो सारे हार्मोन याद करने में। आप 2 सेल याद कर लो, अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन बनाती है और बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती है। वो इसी एंडोक्राइन पार्ट का हिस्सा है। देखिए टोटल 4 सेल्स होती है पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। तो जो अल्फा सेल है वो बनाती हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन तब बनता है जब सारा ग्लूकोज खत्म हो जाता है, यानी जब ग्लूकोज नहीं होगा आपके ब्लड में, आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, कमजोरी आने लगी, क्योंकि सारी एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से आती है। तो बॉडी क्या करती है, जो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट उसे तोड़ना शुरू करती है। रिजर्व कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लाइकोजन। तो वो ग्लाइकोजन जो आपकी मसल्स में स्टोर्ड है, आपके लिवर की सेल्स में स्टोर्ड है, उसे खर्च करना, उसे ब्लड में रिलीज करना, इसका काम है ग्लूकागॉन। तो ऐसे याद कर लो, व्हेन ऑल द ग्लूकोज गॉन, जब सारा ग्लूकोज चला जाता है, आता है कौन? ग्लूकागॉन। ठीक है, व्हेन ऑल द ग्लूकोज गॉन आ जाता है कौन? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करता है? हमारे जो भंडार हैं, हमारे जो ग्लूकोज के रिजर्वॉयर्स हैं, उनको खाली करता है, ग्लूकोज निकलवाता है। एक तरीके से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक। मतलब ये कैसा है? ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये ब्लड में शुगर बढ़ाएगा। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन एकदम अपोजिट काम करता है, ये पूरे ब्लड में घूमता है और जहां भी इसको आवारा ऐसे टहलता हुआ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल जाए, उसे कहता है हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो, चलो चलो अंदर चलो, बाहर नहीं घूमेगा कोई। तो सारा ग्लूकोज कर देता है इन, इसका नाम है इंसुलिन। भाई कहाँ कर देता है? इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को इकट्ठा करना,
या फिर ये कहते हैं इंग्लिश में कि सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है। सेल्स जो ब्लड में फ्री ग्लूकोज घूम रहा है उसे उठा के अपने अंदर रखना शुरू कर लेती हैं और उसे स्टोर कर लेती हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो जो बढ़ा दे ग्लूकोज का अपटेक या जो करवा दे ग्लूकोज को इन, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से आता है? बीटा सेल से आता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद आपका जब शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर स्पाइक करता है, तब आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन। और इंसुलिन ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है, यानी कि ये एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपो समझ रहे हो? कम कर देगा ये शुगर लेवल को। क्योंकि ये एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है तो इसके रिलीज होने के बाद हमें थोड़ी सुस्ती या फिर नींद के झोंके आते हैं, आलस आता है, क्योंकि हम जूझ रहे होते हैं ग्लूकोज की कमी से। दिमाग को चलते रहने के लिए एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है ग्लूकोज। अगर उसमें कमी आई तो डेफिनेटली हमें सुस्ती आएगी या हमें चक्कर भी आ सकते हैं। तो खाना खाने के बाद जो आलस आता है वो असल में कौन से हार्मोन के रिलीज से आता है? इंसुलिन, जो ग्लूकोज को कर देता है इंसुलिन। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन बनाती हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। एफ सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाती है जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाता है। ये दोनों आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इन दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। अल्फा सेल क्या बनाती है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन। देखिए यहाँ भी अगेन होमियोस्टैसिस देखने को मिल रहा है। होमियोस्टैसिस मैंने अभी आपको बताया ना कि बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है बैलेंस मेंटेन करने की। बाहर से चाहे हम कितने ही डिस्टर्ब हो, हमारी बॉडी नहीं चाहती हम डिस्टर्ब हो, बॉडी चाहती है सब कुछ सामान्य बना रहे। और सब कुछ सामान्य बनाए रखने की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होमियोस्टैसिस। तो जब आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, जब ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, तब आपका रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और ये कौन सी सेल से आता है? ये बीटा सेल से आता है। ये आपके फ्री ग्लूकोज, जो खून में आपके ग्लूकोज घूम रहा है, उसे स्टोर करवा देता है। क्या बना के? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन छोटा नहीं है, ग्लाइकोजन बड़ा है। ये कई सारे ग्लूकोज से मिलकर बना है, ये एक पॉलीमर है, बड़ा मॉलिक्यूल। और जो छोटे छोटे ग्लूकोज में टूटेगा ना, आगे टूटेगा, वो हो गए मोनोमर, मोनोसेक्राइड्स। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड को ब्रेक करके मोनोसेक्राइड कौन बनवाएगा? ग्लूकागॉन। सो व्हेन ऑल द ग्लूकोज गॉन, आ जाता है ग्लूकागॉन। ये कहाँ से आता है? अल्फा सेल से। और क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है ब्लड में, तो ये कैसा हार्मोन हुआ? ये हुआ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, शुगर लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन। और ये इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, तो ये कैसा हुआ? ये हुआ हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शुगर लेवल बढ़ाने वाले को बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिक, कम करने वाले को हाइपोग्लाइसेमिक। और इन दोनों के बीच एक बैलेंस मेंटेन होता है, इसी बैलेंस को बोलते हैं होमियोस्टैसिस। तो क्या है होमियोस्टैसिस? बॉडी की प्रॉपर्टी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर किसी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए तो फिर उसका ब्लड शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा, प्रोलॉन्ग समझ, लंबे समय तक शुगर लेवल हाई रहेगा, उसको बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। सो डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये बीमारी हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, क्योंकि मधु मतलब शहद, मीठा होता है। तो ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ग्लूकोज को स्टोर करने वाला हार्मोन तो बन ही नहीं रहा है। कौन नहीं बन रहा है? इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, यानी लंबे समय तक शुगर लेवल ब्लड का हाई रहता है। वैसे याद रखना, जब भी दो हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करें तो उनको एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट तो है। इंसुलिन ग्लूकोज को कर रहा है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को कर रहा है रिलीज, दोनों अपोजिट एक दूसरे के, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। हमारे जो गोनैड्स हैं, गोनैड्स होते हैं सेक्स ऑर्गन, बॉयज के लिए टेस्टिस, गर्ल्स के लिए ओवरी। तो गोनैड्स को जो मैच्योर करे उसको बोलते हैं गोनैडोट्रोफिन। सो गोनैडोट्रोफिन्स दो होते हैं, एलएच और एफएसएच। उनका काम है किसको मैच्योर करना? गोनैड्स को। हालांकि गोनैड्स के अंदर प्रॉपर्टी देखी जाती है दोनों, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करते हैं। तो मेल के जो गोनाड है यानी कि टेस्टिस, वो दो काम करते हैं। एक तो मेल के स्पर्म बना रहे हैं, मेल के गैमीट, और दूसरा मेल का हार्मोन बना रहे हैं। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। वहीं फीमेल का गोनाड क्या है? ओवरी। वो भी दो काम कर रहा है। फीमेल का गैमीट बना रहा है जिसे हम एग या ओवम बोलते हैं। दूसरा फीमेल के हार्मोन बनवा रहा है। हार्मोन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
और ये हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लेकर आते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है? बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं। तो ऐसी बॉयज की बॉडी में चेंजेस कौन लेकर आता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये देखिए हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर मानते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन है? हम सब जानते हैं मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, लेकिन मास्टर का भी मास्टर कोई है? बिल्कुल है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर का भी मास्टर बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, लेकिन ये भी जिसकी कमांड फॉलो करता है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। यस, आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन, आईएच मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये दोनों कमांड यानी ऑर्डर का काम करते हैं। किसके लिए? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की कमांड सुनता है, हाँ जी सर कहिए क्या करना है? अच्छा रिलीज करवा दें, ठीक है करा दो, रिलीज करवा दो। ये सिग्नल कौन दे रहा है? ये दे रहा है। तो हाइपोथैलेमस कभी भी डायरेक्ट हार्मोन नहीं बना रहा है, पिट्यूटरी को बोल रहा है कि तू ऐसा कर। और फिर पिट्यूटरी भी खुद हार्मोन डायरेक्टली नहीं बनाता है, वो भी कुछ ऐसे हार्मोन आएगा जो बाकी ग्लैंड्स को ऑर्डर देंगे। तो पूरी एक हायरार्की है, पूरा एक सिस्टम है, लेकिन जो मेन है, जो सबको कमांड दे रहा है वो है पिट्यूटरी। और वो भी कमांड ले रहा है किससे? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी अदर ग्लैंड्स को फिर सिग्नल देगा। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं ये पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर है। यहां पर मैं पिट्यूटरी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूं, ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो आप अगला हिस्सा देख रहे हैं ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे अडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे का हिस्सा, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए क्योंकि देखो ऊपर से न्यूरॉन्स आ रहे हैं, और बच्चों ये जो न्यूरॉन्स ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है, ये तुम्हारे पूरे बॉडी में और कहीं होती भी नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस में होती है। अच्छा क्या नाम है इनका? इनका नाम है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, क्योंकि ये न्यूरॉन्स है खास। जैसे बाकी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सिग्नल आगे भेजते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ये तो अलग है, ये ऐसे न्यूरॉन है जो हार्मोन बनाते हैं। न्यूरॉन बनाए हार्मोन, तो फिर हार्मोन को क्या बोले? ऐसे हार्मोन को बोलेंगे न्यूरो हार्मोन। यस, हार्मोन्स जो एक न्यूरॉन के द्वारा बनाए जाए उन हार्मोन्स को बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स। और ऐसे न्यूरो हार्मोन बनाने वाली सेल्स को, ऐसी स्पेशल नर्व सेल्स को बोलेंगे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। क्या बोलेंगे? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। याद रखना, कौन सी सेल्स? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। इसका मतलब हार्मोन तो हाइपोथैलेमस में बना, लेकिन रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो हार्मोन की न्यूरोसिक्रीटरी सेल बनाती है वो बनता हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारे नहीं है, सिर्फ दो है, दो ही याद करना है तुमको। एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। बस दो हार्मोन याद करने हैं, एक ऑक्सीटोसिन जिसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम लोग एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी का जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इतना इतना, ये रेड वाला पार्ट, इसे मीडियल लोब बोलते हैं। है ये एंटीरियर का ही पार्ट है। ये एमएसएच बनाता है। एमएसएच का मतलब होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट क्या है? मेलेनोसाइट आपकी स्किन की सेल्स हैं जिनकी वजह से आपको एक कलर मिला हुआ है। जैसे मेरी स्किन का एक कलर है, किसी का स्किन टोन इससे डार्क हो सकता है, किसी का बहुत लाइट हो सकता है। तो बालों का जो कलर है, आईज का जो कलर है, स्किन का जो कलर है, ये सारा कलर किसकी वजह से है? एक पिगमेंट की वजह से, और उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। उस मेलानिन की मात्रा को हमारी बॉडी में जो बढ़ा दे वो हार्मोन होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो बॉडी के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पिगमेंटेशन हो जाएगा, यानी स्किन कलर और डार्क हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ धूप में जाने से टैनिंग नहीं होती, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप धूप में जा रहे हैं तो ही आपकी स्किन डार्क होगी। आपके बॉडी के काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे धूप कभी नहीं पड़ती लेकिन वो डार्क है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वो डार्क क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक्ट कर रहा है ये हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से निकलता है? ये बीच वाले हिस्से से, जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट। देखिए जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, एंटीरियर मतलब ये फ्रंट वाला, ये पूरी तरह ऊपर से जो ब्लड कैपिलरीज है नीचे तक जो आ रही है उनके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। यानी कि यहाँ से ऐसे करते करते ऊपर से हार्मोन नीचे डिलीवर हो रहे हैं इस जगह पे। तो ये जो आप एक
सर्कुलेशन देख रहे हैं, स्पेशल ब्लड सर्कुलेशन, इसे बोलते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन जो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो ध्यान रखना वो 6 होते हैं। 6 हार्मोन है जो यहाँ से रिलीज होते हैं। उनको याद भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं, फ्लैट में रहते हैं पांडे जी, ऐसे याद कर सकते हैं। तो फ्लैट से मतलब हो गया FSH, LH, ACTH, ठीक है, और T से TSH। पांडे जी मतलब प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो 2 तरह के हार्मोन्स बना रहा है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के जरिए कहाँ पे आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी आगे हार्मोन बन रहा है। वहीं जो न्यूरो हार्मोन्स है वो बन कहाँ रहे हैं, वो बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं बेटा, सिक्रीट हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो वो कितने हैं न्यूरो हार्मोन, सिर्फ 2 हैं, कौन कौन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इन 6 हार्मोन्स को हम लोग याद कर सकते हैं। फ्लैट में रहते हैं पांडे जी, ऐसे याद करेंगे। तो फ्लैट से क्या याद हो जाएगा, FSH, LH, ACTH, TSH, फ्लैट। पांडे जी यानी प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है जी, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग चीज़ों को। तो F क्या है, FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हर बढ़ती हुई सेल को, हर ग्रो कर रही सेल को हम फॉलिकल बोलते हैं। जैसे बालों के लिए भी हेयर नहीं बोलते, हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। तो फॉलिकल का मतलब एक छोटे आकार की चीज़ें जो लगातार बढ़ रही है, तो उसको और नरिश करना और उसको बड़ा करवाना, ये काम है FSH का। FSH आदमियों में, मेल्स में स्पर्म को बड़ा करवाता है और फीमेल्स में एग को बनवाता है, क्योंकि एग बनने से पहले वो एक फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ा, टर्शियरी फॉलिकल और बड़ा, ग्राफियल फॉलिकल। तो ये फॉलिकल ग्रोथ करवाता है। LH लुटिनाइजिंग हार्मोन है। लुटिनाइजिंग हार्मोन गर्ल्स में, औरतों में फॉलिकल को फटवाता है, उस फॉलिकल को जो सबसे बड़ा है, और फॉलिकल फटवाने के प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो ये करवाता है। मेंस में, आदमियों में ये टेस्टोस्टेरोन बनवाता है किसी और सेल पे असर करके, वो भी मैं आगे दिखाता हूँ। ACTH क्या है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन बनाए। TSH थायराइड को सिग्नल देता है कि थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड हार्मोन बना, तो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन मैटरनिटी हार्मोन है, ये फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर असर करता है ताकि दूध बने, मिल्क का सिंथेसिस हो। ध्यान रहे, सिर्फ सिंथेसिस बोला मैंने, सिक्रीशन नहीं। सिक्रीशन तो ऑक्सीटोसिन करवाता है, मिल्क का सिंथेसिस कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। फिर आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी को ग्रो करवाता है, हाइट बढ़वाता है, वजन बढ़वाता है, बोन्स को लंबा करवाता है, वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब जैसे ये 3 अलग अलग फोटोज है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो आप कपल देख रहे हैं, ये दोनों ही डॉर्फ हैं, दोनों ही छोटे हैं। तो ये बचपन से ही बौने रह गए, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, यानी इनको जन्म से ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई है। अब इस फोटोग्राफ में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में, इस लंबे आदमी को देखिए जिसकी हाइट 8 फुट से भी ऊपर है। तो बचपन से इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। अब इस आदमी को देखिए, इसके हाथ नॉर्मल हाथों से ज़्यादा बड़े, इसका जबड़ा जॉ जो है वो भी ज़्यादा ग्रो कर गया है, कुछ चेहरा अमरीश पुरी जैसा लग रहा होगा आपको। ये है एक्रोमेगाली, और ये तब होता है जब ग्रोथ हार्मोन अडल्ट्स में बनने लग जाए ज़्यादा, मतलब 30-35 साल की उम्र हो गई है, फिर भी ग्रोथ हार्मोन बन ही जा रहा है। तो फिर इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली में ये सारे सिम्टम्स हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस पता होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन क्या है। ग्रोथ हार्मोन है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। देखिए ये जो मैं आपको इतना पाथवे दिखा रहा हूँ, ये दोनों में कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में इतना होता है। इसके आगे के परिणाम अलग अलग है, इतना तो दोनों में ही होता है, मैन में भी वुमेन में भी। हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो असर करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी 2 हार्मोन बनाता है, LH और FSH। LH को बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं, LH और FSH, वो आदमियों में कैसे काम कर रहे हैं, मेल्स में। ये जो साइन है ये मेल का है, ये वाला। तो देखिए LH जो है वो आदमियों में टेस्टिस के अंदर, ध्यान से सुन लो मैं कहाँ बता रहा हूँ, टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है लेडिग सेल्स, नाम याद कर लो। टेस्टिस के अंदर होती है लेडिग सेल, उस पर असर करता है LH, और लेडिग सेल से बनवाता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि है मेल सेक्स हार्मोन। इसी की वजह से एक बच्चा मर्द बन पाता है। उसके अंदर जो मेन वाले चेंजेस हैं, आदमियों वाले जो गुण हैं, वो इसी की वजह से आते हैं। इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन।
वही जो एफएसएच है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। ये कौन है सर्टोली सेल, ये भी अभी भी सुन रहे हो भाई, 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर, अभी बस नाम याद कर लो। सर्टोली सेल जैसे हॉस्पिटल में नर्स होती है, नर्स का काम है पेशेंट को टाइम पे दवाई देना, उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना, हार्ट रेट वगैरह, तो वैसे ही बढ़ते हुए स्पम्स को नरिश करना, उनको ज़रूरतें पूरी करना उनकी, ठीक है, उनका ख्याल रखना एक माँ की तरह, ये काम है किसका, सर्टोली सेल नरिश करती है स्पम्स को, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनवाने। तो एफएसएच मेल में स्पर्म बनवा रहा है, एलएच मेल में टेस्टोस्टेरोन बनवा रहा है। अब देखते हैं फीमेल्स में क्या हो रहा है। फीमेल्स के अंदर ध्यान से देखिए, फीमेल्स के अंदर जो एलएच है वो फॉलिकल को फटवाता है, फॉलिकल को फटवाता है। सबसे बड़ा फॉलिकल आपको पता है कौन सा होता है, सबसे बड़ा फॉलिकल होता है ये मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। इसको फटवाता है, फटवाने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जब ये फटता है तो एक छोटा सा एग निकलेगा और एक छिलका बचेगा, छिलके को बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। ये जो एग निकला है ना, ये तो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है स्पर्म की तलाश में, और पीछे जो छिलका बच जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये बचा हुआ छिलका ओवरी में धीरे धीरे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अच्छा, ये जब एफएसएच हार्मोन होता है ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल की, और बढ़ते हुए फॉलिकल लगातार हार्मोन बनाते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन। अच्छा, एफएसएच की वजह से फीमेल्स के अंदर फॉलिकल ग्रो करते हैं, जैसे सबसे छोटा प्राइमरी फॉलिकल है तो बड़ा होकर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, उससे बड़ा होकर टर्शियरी फॉलिकल, उससे बड़ा ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकल को बड़ा कौन करवा रहा है, एफएसएच। फॉलिकल को फटवा कर रहा है, ओव्यूलेशन कौन करवा रहा है, एलएच। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये बढ़ रहे जो फॉलिकल्स है ना, ये सारे के सारे ये सब हार्मोन बनाते हैं, ये खुद भी हार्मोन बनाते हैं, कौन सा, ईस्ट्रोजन। और एक ईस्ट्रोजन ही है जो एक बच्ची को और ज़्यादा औरत बनाता है, यानी जो बच्चियों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से एक वुमेन जैसा उनका अपीयरेंस हो रहा है, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उनका शरीर तैयार हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ईस्ट्रोजन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का दूसरा नाम है गेस्टेशन, GESTATI, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है प्रोजेस्टेरॉन, इसमें मैंने GEST को हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको ये याद रहे कि जेस्ट मतलब गेस्टेशन, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी। तो विच हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। वहीं पे आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है बर्थ हार्मोन, इसकी वजह से महिलाओं का जो यूट्रस है, जिसे हम गर्भाशय, वॉर्म, हिंदी में कोख बोलते हैं, उसमें कंट्रैक्शन होते हैं और बच्चा बाहर आता है। तो यूट्रस में कंट्रैक्शंस कौन पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम क्या क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। यस, फीमेल को दूध तभी आता है जब उसको बच्चा होता है, और बच्चा होते वक्त ये हार्मोन बनता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ये कौन सी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, स्मूथ मसल। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते तो याद कर लो, सबसे बड़ी स्मूथ मसल ह्यूमन बॉडी की यूट्रस है। यूट्रस इज द लार्जेस्ट स्मूथ मसल, और उसमें कॉन्ट्रैक्शंस करवा देता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन भी है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है, इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं। माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। एक पिता का अपने बच्चे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पाता इमोशनल जितना माँ का होता है, क्योंकि माँ जब भी बच्चा होता है माँ के अंदर ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो ध्यान रहेगा, ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये क्या है, आप जरा गर्दन पे देखिए, यहाँ पे एक स्वेलिंग है, इस स्वेलिंग को गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर यानी ढींगा रोग, सही है, 10th क्लास में भी पढ़ा था आपने। 10th में आपने पढ़ा था कि गॉइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, सही पढ़ा था, गलत नहीं पढ़ा था। लेकिन सिर्फ आयोडीन की कमी से गॉइटर नहीं होता बच्चों, इसके 3 कारण हैं। आपने एक पढ़ा है, बस 3 में से एक पढ़ा है आपने 10th क्लास में कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन लीड टू गॉइटर, ठीक पढ़ा है। दूसरा क्या है, दूसरा है नोड्यूल, अगर गांठ बन गई तो, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया तो, कोई गांठ बन गई तो वो कैंसर बड़ा होगा ना, ट्यूमर बड़ा होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। और तीसरा बच्चों, अगर ग्रेव्स डिजीज हो गया तो, ये क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज। बच्चों ग्रेव्स डिजीज थोड़ी अजीब सी बीमारी है, ग्रेव्स डिजीज। और आपको पता है बायोलॉजी में जितनी भी अजीब अजीब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेव्स डिजीज असल में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया अपने और पराये में, और अपनों को ही पीटना शुरू कर दिया। हमारा इम्यून सिस्टम बना ही इसलिए है कि वो बाहर की सेल्स, बाहर के कीटाणुओं में और हमारी अपनी बॉडी सेल्स में फर्क कर सके और हमें सुरक्षा दे।
लेकिन ये इम्यून सिस्टम जो हमारी सुरक्षा के लिए है, वही अगर हम पे हमला करे, हमारे ग्लैंड्स को परेशान करे, उन्हें सताए, तो क्या होगा? तो होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो ग्रेव डिजीज है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है, इस तरह की एंटीबॉडीज। किसके खिलाफ? थायराइड ग्लैंड के खिलाफ। हमारी बॉडी को लगता है कि ये बाहर की चीज़ें, एलियन छोड़ के गए इसको, ये अपना नहीं है, और बॉडी उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। थायराइड ग्लैंड को भी गुस्सा आ जाता है कि यार मैं इतने सालों से रह रहा हूँ यहाँ पे, है अभी मतलब रोज़ हाई हेलो करते हैं, बातचीत होती है, आज हम ही को परेशान कर दिया, आज हम भी अटैक कर दिया, ऐसे कैसे? अब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एकदम जल्दी जल्दी एग्रेसिव मोड में डिवाइड करने लगता है, सेल डिवीजन चालू हो जाता है। तो क्या हो जाता है? गोइटर। और सिर्फ डिवाइड नहीं करता है, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बढ़ा देता है। थायराइड हार्मोन 2 होते हैं, T3 T4, वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है, आई बॉल, उनके पीछे म्यूकस इकट्ठा होने लगता है। यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होने लगता है। और जब आई बॉल के पीछे, इस आई बॉल के पीछे म्यूकस इकट्ठा होगा तो आंखें ऐसे बाहर को आती, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। इसीलिए इसे एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। यस, इसको बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक मतलब आईज गोइटर। तो ग्रेव डिजीज यानी एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, इसमें क्या होता है? इसमें हमारी आंखें बल्जिंग ऐसे बाहर को आने लगती है, ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा बनाने लगता है। कौन से हार्मोन? थायराइड हार्मोन। तो आपने देखा आज गोइटर जो है वो 3 कारणों से हो रहा है। पहला, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, दूसरा कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, और तीसरा ग्रेव डिजीज, जो कि कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारा इम्यून सिस्टम ही कंफ्यूज हो गया। जो मैंने अभी आपको मिडल लोब बताया था पिट्यूटरी का, वो एक हार्मोन बनाता है MSH, इसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे अंदर मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। मेलानिन क्या है बच्चों? मैंने बताया था मेलानिन हमारा स्किन पिगमेंट है। आपको जो कलर मिला, आपकी स्किन का जो कलर है वो किसकी वजह से? वो मेलानिन की वजह से है। आपका जो स्किन टोन है वो मेलानिन की वजह से है। तो अगर आप बहुत फेयर, बहुत गोरे हैं तो मेलानिन कम है आपके अंदर, और आपका स्किन टोन डार्क है तो मेलानिन ज़्यादा है आपके अंदर। तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। कौन कौन से हार्मोन की कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं आपको। जैसे ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, ये तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है, ये तो ऐसे याद हो गया, कुछ करना नहीं। जाइगेंटिज्म यानी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बर्थ से यानी जन्म से ही ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। एक्रोमेगाली, ओवर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन किसमें? अडल्ट्स में, वयस्कों में, 30 साल से ऊपर, 35 साल से ऊपर। इस उम्र में भी जब हमारी बॉडी फिक्स एक साइज गेन कर लेती है, तब भी ग्रोथ हार्मोन बने ही जा रहा है, तो समझ लो क्या हो गया है? एक्रोमेगाली। डायबिटीज़, ये सुनते ही ना आपके दिमाग में पहली चीज़ शुगर आती है। नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो, ध्यान से सुनो। डायबिटीज़ 2 है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब दूसरा बता रहा हूँ, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये क्या है? ये वो किडनी वाले चैप्टर का है। किडनी वाले चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा था ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन, पानी बचाने वाला हार्मोन। अगर उस पानी बचाने वाले हार्मोन में कमी आ जाए या वो हार्मोन कम बनने लगे आपके अंदर, तो फिर आपका पानी तो यूरिन में बह जाएगा सारा। सही कह रहा हूँ, ऐसे ही होगा। इसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। समझ लो, इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और ये होता है ADH की कमी से। ADH क्या है? एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में प्यास बहुत लगती है, पॉलीडिप्सिया, यूरिन बहुत बनता है, पेशाब बहुत आएगा, पॉलीयूरिया, ठीक है, बार बार आपका ब्लैडर भर जाएगा, जल्दी से भर जाएगा पेशाब से, क्योंकि पेशाब जो बन रहा है वो बहुत डाइल्यूट बन रहा है। क्यों भाई? कंसनट्रेट क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए पानी रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, और पानी रीअब्जॉर्ब करने के लिए ADH बनना ज़रूरी है। ADH मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन, उसी की तो कमी हो गई है, तो फिर क्या कह सकते हैं? हो ही गया, फिर तो क्या हो गया? डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म उसको नहीं होती जिसको आयोडीन की कमी हुई है, उसके बच्चे को होती है। मतलब अगर एक प्रेग्नेंट औरत अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन वाला नमक ना खाए या ऐसा खाना खाए जिसमें आयोडीन नहीं है, तो उस आयोडीन की कमी का असर उस औरत पे कम, उसके होने वाले बच्चे पे ज़्यादा दिखेगा। उसका बच्चा मंदबुद्धि होगा, उसकी ग्रोथ स्लो होगी, वो मेंटली रिटार्डेड होगा, यानी इसे सरल हिंदी में बोलूँ तो मंदबुद्धि पैदा होगा। इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म किससे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन।
एक और कंडीशन है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा क्या होता है, हमारी जो आईज है ना, इसके नीचे यहाँ पे जहाँ पे मैं फिंगर रख रहा हूँ, इस जगह पे फ्लूइड भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, सूजन आ जाती है यहाँ पे हल्का हल्का। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई 40+ एज का है, और ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है, यहाँ पे आईज के नीचे यहाँ पे लिक्विड भर जाता है, तो वो लिक्विड भरने को बोलते हैं मिक्सोडीमा। इसमें जो ओडीमा लिखा है ना, उसका मतलब स्वेलिंग होता है। तो मिक्सोडीमा डेफिशिएंसी से होता है थायराइड हार्मोन। तो अडल्ट्स में अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो ये कंडीशन हो जाती है मिक्सोडीमा। एक होता है सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर वही जो 10th क्लास में पढ़ा था, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। अभी पढ़ा ग्रेव डिजीज, वो क्या था, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, यानी ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देता है, हमला कर देता है। टिटैनी बोल गए, टिटैनी। टिटैनी क्या था, नस चढ़ जाना, बोलते ना नस चढ़ गई, भाई हाथ की उंगली खींचते जरा यार, दर्द हो रहा है बहुत तेज, है ना, रात को नस चढ़ गई, पैर की पिंडी काफ मसल टाइट हो गई। भाई कोई नस नहीं चढ़ती, असल में आपकी मसल्स में ना रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं कैल्शियम की कमी से, और इस कंडीशन को बोलते हैं टिटैनी। तो टिटैनी कैसे क्यों हो रहा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पीटीएच। ये कौन है पीटीएच, पैरा थायराइड हार्मोन। मेरे साथ बोलो, पैरा थायराइड हार्मोन, बोलो बेटा, तभी तो याद होगा, बोलो एक बार, क्या, पैरा थायराइड हार्मोन। ये आपके ब्लड में ना कैल्शियम बढ़ाता है, कैल्शियम बढ़ाता है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। तो अगर इसकी कमी होगी आपके अंदर तो फिर ऐसा अनुभव कर सकते हैं, ये सिचुएशन आएगी टिटैनी। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब छेद। हड्डियों में वैसे भी छेद होते हैं जिन्हें हम लैक्यू नहीं बोलते हैं, बट अगर हड्डियों में छेद बढ़ जाए, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाए, या बोलें कि हड्डियों में से मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाए, डीमिनरलाइजेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये कब होता है, जब हमारे अंदर ये हार्मोन थोड़ा ज़्यादा बनता है। देख रहे हो, हार्मोन कम बने तो दिक्कत, ज़्यादा बने तो दिक्कत। तो हर चीज़ एक हिसाब से बैलेंस होनी चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा हो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, डेफिशिएंसी इज ऑल्सो हार्मफुल। सो चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ कि जब आप टाइम निकालते हो ना पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, तो ऐसा मत करा करो कि सारा टाइम बस एक ही सब्जेक्ट पे लगा दिया, जो वीक है उसी की वजह लगा दिया, फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो भी वीक हो जाएंगे। तो पढ़ाई में भी बैलेंस चाहिए होता है, रोज़ 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पे ध्यान दो। ऐसे मत करो कि एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर टाइप काम कर लिया, बाकियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिस पे काम किया उसमें भी कुछ नहीं कर पाए, और जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उन्हें बर्बाद कर दिया। बैलेंस बनाओ यार पढ़ाई में, हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस दो। हाँ, जो कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा, बट लेकिन इग्नोर किसी को भी नहीं, सबको बराबर टाइम। डायबिटीज मेलाइटिस है ना, वही अभी सुना था हमने, ये इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज मेलाइटिस। एडिसन्स डिजीज, बच्चों एडिसन्स डिजीज क्या होता है, ये नया नया नाम सुनने को मिल रहा है। एडिसन्स डिजीज कॉर्टिकॉइड्स की कमी से होता है। कॉर्टिकॉइड्स मतलब हमारे किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, कॉर्टिकॉइड्स। तो कॉर्टिकॉइड्स को क्या बोलना है, किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स। और अगर ये कॉर्टिकॉइड्स आपके अंदर कम बनेंगे तो हो जाएगा एडिसन्स डिजीज। यस, एडिसन्स डिजीज। और अगर ज़्यादा बनेंगे फिर क्या होगा, फिर तो तकिए जैसा हो जाएगा इंसान, ऐसा गुदगुदा सा शरीर हो जाएगा, तो पिल्लो जैसी बॉडी हो जाएगी, कुशन जैसी बॉडी। तो इसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज। ये ज़्यादा सिक्रीशन से होता है। किसके सिक्रीशन से, कॉर्टिकॉइड्स। तो ये जो बच्चा अभी आप देख रहे हैं, इसका फेस पर्टिकुलरली क्रेटिनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, ठीक है। डीफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा भी पैदा हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब ये अपनी माँ के अंदर बन रहा था, इसकी माँ ने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया, आयोडीन वाला नमक नहीं खाया, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, तो बच्चे को क्या हो सकता है, डीफ म्यूटिज्म हो सकता है। इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। और ऐसा बच्चा क्या हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड। तो क्रेटिन, अच्छा ये ग्रेव डिजीज में आप देखो ये आंखें कैसे बड़ी बड़ी दिख रही है, बड़ी बड़ी आईज। तो ऐसा ही होता है ग्रेव डिजीज में, आंखें बड़ी बड़ी, इंसान पतला सा, खाए कितना भी शरीर पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन, क्या बोलते हैं उन्हें,
कॉर्टिकॉइड्स। ये कॉर्टिकॉइड्स के दो बातें देखो, अगर ज़्यादा बने तो क्या होगा, ठीक है, और कम बने तो क्या होगा। अब अगर ज़्यादा बने, ठीक है, ज़्यादा बने यानी हाइपर सिक्रीशन हो, तो इंसान ऐसा गोल मटोल सा हो जाएगा, ठीक है, तकिए जैसा शरीर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में चेहरा जो है तो चांद सा रोशन चेहरा, रोशन नहीं होगा, गोरा नहीं होगा, वो तो पोइट्री है। मून फेस का मतलब है ऐसा चौड़ा गोल चेहरा, रोटी जैसा गोल चेहरा, मून फेस। फिश माउथ यानी हॉट बड़े और बाहर को निकले हुए। बफेलो हम पीछे की तरफ यहाँ पे ऐसे कुबड़ आ जाएगा, देखो ये देख पा रहे होंगे शायद आप, कुबड़ सा आ जाएगा, यहाँ पे हम्प आ जाएगा, बफेलो हम्प बोलते हैं इसको। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे किसमें, बोलो बोलो अभी बताया, कुशिंग सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। और ये एडिशन डिजीज में क्या हो रहा है, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, वीकनेस, फटीग, ब्राउजिंग ऑफ स्किन, है ना। किसी किसी का आप देखते होंगे चेहरे का रंग अलग ही हो जाता है, एकदम तांबे जैसा, सॉरी पीतल जैसा हो जाता है, मतलब ब्राउजिंग ऑफ स्किन, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है। और एक्सेस ऑफ यूरिन, यूरिन ज़्यादा बनता है इन लोगों में, तो ये हो जाता है। हल्की हल्की मूछें से भी आ जाती है महिलाओं में, ज़्यादा उम्र में। ये होता है एडिसन्स डिजीज। ये कमी से होता है, किसकी कमी से, कॉर्टिकॉइड। तो कमी को बोलेंगे हाइपोसिक्रीशन, ज़्यादा बनने को बोलेंगे हाइपरसिक्रीशन। और ये गड़बड़ी किसकी है, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड वो सारे हार्मोन हैं जो रिलीज होते हैं किडनी के एड्रिनल ग्लैंड्स से, ठीक है। ज़्यादा बने तो कुशिंग सिंड्रोम, कम बने तो एडिसन्स डिजीज। डायबिटीज़ इंसिपिडस, अभी बताया था मैं आपको कि हर बार डायबिटीज़ सुनकर शुगर मत सोचने लगना, ठीक है, गलती करते हैं बच्चे ऐसे। डायबिटीज़ सुनते हो ये शुगर है, शुगर है, नहीं भाई, हर डायबिटीज़ शुगर थोड़ी होता है। डायबिटीज़ मिलाइटस होता है शुगर। डायबिटीज़ जो मैं आप बता रहा हूँ ये इंसिपिडस है, ये एडीएच की कमी से होता है। एडीएच जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, और ये पानी बचाने वाला हार्मोन, वाटर कंजर्विंग हार्मोन, पानी बचाने वाला हार्मोन। अगर ये आपके अंदर कम बने, मतलब आपको अगर ये बीमारी हो जाए डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो पता है आप क्या महसूस करोगे, यूरिन ज़्यादा बनेगा। अभी गए थे टॉयलेट, फिर से कॉल आ गई, नेचर्स कॉल आए जा रही है, क्यों, भर जा रहा है बार बार ब्लैडर। इतना सूसू लाओगे कहाँ से भाई, प्यास भी तो लगेगी, पॉलीडिप्सिया, प्यास लगेगी ज़्यादा, पेशाब करेगा ज़्यादा, पीते जाओ निकालते जाओ। यस, बीमारी का नाम डायबिटीज़ इंसिपिडस। किसकी कमी से होता है, एडीएच। इसको और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसे एपिनेफ्रिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। एड्रीनल, किडनी के ऊपर, एपिनेफ्रिक ये भी बोल सकते हैं। और उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स 85% यानी लगभग सारा होता है, और मेडुला थोड़ा सा होता है, ओनली 15%, 15%। तो कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सबको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और मेडुला से जो हार्मोन मिलते हैं उसका नाम है एड्रेनालिन, जिसे कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं। तो पहले कॉर्टेक्स दे रहे थे क्योंकि कॉर्टेक्स ज़्यादा बड़ा है, 85% जगह घेर रहा है। कॉर्टेक्स 3 लेयर से बना है, 3 लेयर्स मिलकर कॉर्टेक्स बनाती है किडनी का। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। मेरे साथ बोलो फिर से, क्या क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। इसको याद ऐसे कर सकते हो, GFR, किडनी का निकालते हैं ना हम लोग, GFR, तो ऐसे याद करना है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस। तो जो ग्लोमेरुलोसा है वो बनाती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब जो मिनरल्स की बचत करेगा। अरे कौन से मिनरल की बात हो रही है, बात हो रही है सोडियम की। तो सोडियम की जो करेगा बचत वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और वो है अल्डोस्टेरॉन। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, वो है कॉर्टिसोल। और तीसरा जो हमारे अंदर सेक्स हार्मोन बनते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स एक बड़ी अजीब बात है भाई, ध्यान से सुनना। अगर आप एक मेल हैं तो आपके अंदर फीमेल हार्मोन भी बनता है, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके अंदर मेल हार्मोन भी बनता है। यस, हमारे अंदर अपोजिट सेक्स के हार्मोन बिल्कुल बनते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, और हमारे जो मेन गोनाड है वो उनके बनाए हुए हार्मोन को मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब अगर आप एक लड़के हैं और आपके अंदर ईस्ट्रोजन बन रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ईस्ट्रोजन मॉडिफाई हो जाएगा
आपके टेस्टिस की वजह से, ठीक है। लेकिन जिनमें नहीं हो पाता उनमें थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, फिर हमें अजीब केस देखने को मिलते हैं, यानी बॉय होते हुए भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। और कई लड़कियों को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बॉय लाइक अपीयरेंस उनका हो जाता है, बात भी वैसी करती है, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तो वो बिहेवियर क्यों है? उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके टेस्टिस आ गए हैं, नहीं, टेस्टिस नहीं होते गर्ल्स में, बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूर बनता है। एंड्रोजन्स बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? इस लेयर से, जोना रेटिकुलरिस, और उनको बोलते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ये दो होते हैं, एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन्स। तो जो अल्डोस्टेरॉन है वो सोडियम बचाने का काम करता है, सोडियम बचाता है, इसका मतलब सोडियम को यूरिन में जाने नहीं देता, उसको रोकता है, आ जाओ आ जाओ वापस आओ वापस आओ, और सोडियम को वापस बुलाता है। तो जब सोडियम को वापस बुला ले तो पानी भी तो आएगा बहुत सारा, और जब पानी आएगा बहुत सारा तो पानी के आने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपकी नसें खून से लबालब भर जाएंगी। जब आपकी नसें, ब्लड वेसल्स खून से भर जाएंगी तो उनकी दीवारों पे प्रेशर लगेगा। कौन सा प्रेशर? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो ब्लड प्रेशर जब बहुत लो हो रहा होता है, उसको बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी बचाना शुरू करती है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। किसका? सोडियम का। और ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है? अल्डोस्टेरॉन। और ये किस जगह पे होता है? डीसीटी, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। दूसरा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक लाइफ सेविंग हार्मोन है, ये आपकी जान बचाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। जैसे पेड़ पौधों में स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं, उसी तरह इंसानों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बोलते हैं। ये आपको प्रिपेयर करता है फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। मान लीजिए आपका रोड एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी खून बह गया, तो इमरजेंसी का खून आपके स्प्लीन में रखा हुआ है, तो उस स्प्लीन में जो जमा खून है उसको रिलीज कौन करवाता है? कॉर्टिसोल। अगर आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन बाहर से लगाया गया है तो उस ऑर्गन को रिजेक्ट होने से बचाता भी यही है। इसीलिए जिन लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन हो रखा होता है उनको बाहर से एक्सटर्नली भी देते हैं, लो एक्स्ट्रा लो, तुम थोड़ा ज़्यादा लो। क्या? कॉर्टिसोल, क्योंकि कॉर्टिसोल एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। कॉर्टिसोल हमारे अंदर आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मतलब आपकी बॉडी में कहीं सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो वो स्वेलिंग 6-7 घंटे बाद अपने आप अगर गायब हो रही है, स्वेलिंग कम हो रही है, तो समझ लो वो किसका कमाल है? कॉर्टिसोल का। तो कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों को जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब सुबह होते ही उल्टियाँ जो होती हैं इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में, वो इसी की वजह से होती है, कॉर्टिसोल की वजह से। और किडनी के एड्रेनल कॉर्टेक्स के बाद आप आता है एड्रेनल मेड्यूला। मेड्यूला से हार्मोन निकलते हैं एड्रेनालिन और इसका छोटा भाई नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। जैसे एड्रेनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है, तो उसी तरह नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन की जोड़ी होती है। नॉर लग जाने का मतलब है थोड़ा सा उसका जो पोटेंशियल है हल्का सा कम है, मतलब अगर ये 20 है तो वो 19 होगा, हल्का सा होगा, इससे कमज़ोर, बहुत कमज़ोर नहीं होगा। तो एड्रेनल मेडुला से निकलता है इमरजेंसी हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनालिन, इसे और क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। ये हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है? ये हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, हमारी आंखों की पुतलियों को चौड़ा करता है, मतलब प्यूपिलरी डायलेशन, पिलो इरेक्शन यानी गूज बम्स, रोंगटे भी खड़े कर देता है। ये है फाइट, फ्राइट और फ्लाइट वाला हार्मोन। जब आप डर जाते हो, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, ठीक है, या फिर आप फ्लाइट में होते हो, या प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, या फिर किसी लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, या किसी झूले में ऊपर जा रहे हो, तो जो आपको ऐसा गुदगुदी सी होती है, बटरफ्लाई सी महसूस होती है पेट में, वो इफेक्ट इसी हार्मोन की वजह से है, एड्रेनालिन। ये एक इमरजेंसी हार्मोन है, तो ये तभी बनेगा जब आप डर जाओगे इमरजेंसी सिचुएशंस में। लाइफ सेविंग हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से। इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं। ट्रिपल एफ क्यों? क्योंकि ये फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट तीनों सिचुएशन में बनता है। थायराइड ग्लैंड मैं आपको बता रहा था कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पे गर्दन पे होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन बनाता है, 3, जिनमें से 2 हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, मतलब बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। बीएमआर को आप समझो कि आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी बॉडी एनर्जी कितनी खर्च करेगी, ये सब कुछ बीएमआर है। जिन लोगों का बीएमआर ज़्यादा होता है ना, वो लोग खाते ज़्यादा, उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनकी बॉडी हमेशा गर्मी हीट रिलीज करती रहती है, और उनको देखकर आप कह नहीं सकते कि इतना खाते होंगे, क्योंकि वो पतले ही रहते हैं, स्किनी रहते हैं, एकदम स्लिम ट्रिम रहते हैं, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, कुछ भी स्टोर नहीं कर पाती उनकी मसल्स, उनकी बॉडी हर चीज़ खर्च कर देते हैं, तो बीएमआर ज़्यादा है उनका।
अच्छा, जिनका बीएमआर स्लो होता है वो लोग अगर कम भी खाएंगे ना तो भी मोटे हो जाएंगे। तो बीएमआर कम ज़्यादा करने का काम ये दो हार्मोन्स का है, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन। ये जो टेट्राआइडो है ना, इसी को थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो T3 और T4 ये दो हार्मोन है जो आपका बीएमआर रेगुलेट करते हैं। तीसरा है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। इसे आप ऐसे याद करना, थायरोकैल्सिटोनिन मतलब ठहरो कैल्शियम। थायरो मीन्स ठहरो ठहरो, ये कैल्शियम को रोकता है, कैल्शियम को ब्लड में जाने से रोकता है। अगर कैल्शियम आपकी हड्डियों से निकल के ब्लड में जाएगा तो उसे रिजॉर्प्शन बोलते हैं या डीमिनरलाइजेशन। ऐसा होना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा, आपका जो कैल्शियम है वो हड्डियों से कम हो रहा है, और जब हड्डियों से कैल्शियम कम होगा, आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, जब हड्डियों से कैल्शियम कम होगा तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपकी हड्डियों को बचाता है ये हार्मोन TCT, जो कि ब्लड में कैल्शियम आने से रोकता है, और जो कैल्शियम उसे बोन्स में ही रोक देता है कि तुम वहीं रहो जहाँ हो, ठीक हो। तो ब्लड में कैल्शियम अगर बढ़ गया ना ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, हम मर भी सकते हैं। ज़्यादा ब्लड में कैल्शियम होने से कार्डियक अरेस्ट यानी दिल रुक सकता है, एंड इट सिंपली मीन्स डेथ, इंसान मर सकता है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैल्शियम के लेवल को कम करता है थायरोकैल्सिटोनिन। अब क्योंकि कैल्शियम के लेवल को कम करता है तो हम इसे बोलेंगे हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। इसमें हाइपो का मतलब क्या है, कम। तो ब्लड की कैल्शियम लेवल को जो करेगा कम वो है थायरोकैल्सिटोनिन, इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। बाकी जो T3 T4 आप देख रहे हो वो दोनों बीएमआर रेगुलेट करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बैक साइड पे, पीछे वाली साइड पे, मतलब थायराइड ग्लैंड को अगर उल्टा करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और इसमें ऐसी 4 गांठें दिखेगी। देखिए 1 2 3 4 4 गांठें दिखेगी। ये जो 4 गांठें, ये जो 4 लोब आप देख रहे हो, ये एक और ग्लैंड है, इनका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। बोलो फिर से, क्या? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिर्फ एक हार्मोन बनाते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। तो ये हुआ एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो जो ब्लड में कैल्शियम कर दे ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सिमिक। तो कौन है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन, ये है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो अभी जो आपने TCT पढ़ा था वो कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर रहा था, अब जो आप PTH पढ़ रहे हो वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है। दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं ऐसे हार्मोन्स को, क्या बोलते हैं, अभी बताया था, एंटागोनिस्टिक एक्शन। कैसा एक्शन, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो थायरोकैल्सिटोनिन और PTH दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। PTH चाहता है कि ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, TCT चाहता है कि ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाए। फिर आते हैं पीनियल ग्लैंड पे। कई बार होता है ना ऐसा, क्लास लेते लेते पढ़ाई करते करते हमें एहसास हो जाता है कि 1 घंटे से ऊपर हो गया, और वैसे भी इस वीडियो को 52 मिनट्स हो चुके हैं, तो आपको बिना टाइम देखे भी एहसास हो जाता है कि यार इतनी देर हो गई, यार मैं इतनी देर से लेक्चर देख रहा हूँ। या फिर आप घर से किसी काम से बाहर गए थे, वो दोस्त मिल गया रास्ते में, बात करते 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 आपका एहसास हो यार लेट हो गया, घर भी जाना है। तो आपको ये जो टाइम का एहसास होता है बिना घड़ी देखे, ये किसकी वजह से होता है, ये आपकी दिमाग में मौजूद एक नेचुरल क्लॉक से होता है। उस नेचुरल क्लॉक को, उस छोटी सी घड़ी को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हम सबके दिमाग में मौजूद एक छोटी सी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमें टाइम का अंदाज़ा करा देती है, टाइम का एहसास करा देती है बिना टाइम घड़ी देखे, कैलेंडर देखे। क्योंकि जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब तो घड़ी नहीं देखते, वो सब तो कैलेंडर नहीं देखते, उनको कैसे आइडिया हो जाता है टाइम का, तो उनको आइडिया होता है अपने इसी ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम टाइम नहीं भी देखेंगे तो भी हमें आइडिया हो जाएगा कि टाइम क्या हो रहा है। पीनियल ग्लैंड ये काम कैसे करता है, पीनियल ग्लैंड एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपके ब्लड में हर वक्त एक जैसा नहीं होता। जब रात के 2 या 3 बज रहे होते हैं और आप गहरी नींद में सो रहे होते हो, उस वक्त ये ज़्यादा होता है, जो कि सुबह उठने पर आपको फ्रेश फील कराता है। और जब शाम के 6-7 बज रहे हो, जब सनसेट होने को, तब इसका लेवल मिनिमम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना आप एक्टिव रहेंगे, धूप में रहेंगे, कम बनेगा, और जितना आप डार्क में, अंधेरे में रहेंगे और रेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा बनेगा। इसीलिए सोते वक्त रूम में लाइट्स ऑफ की जाती हैं ताकि अच्छी गहरी नींद आए, क्योंकि लाइट मेलाटोनिन के सिक्रीशन को रोकती है। तो मेलाटोनिन का ये घटना बढ़ना एक तरीके से हमारी डे एंड नाइट साइकिल, हमारी सर्कैडियन रिदम्स को रेगुलेट करता है। तो नेचुरल क्लॉक ऑफ द बॉडी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसे बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड।
क्या रेगुलेट करता है? सर्कैडियन रिदम्स, जिसे हम बोलते हैं डे एंड नाइट साइकिल। पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला ये मेलाटोनिन मिनिमम यानी सबसे कम होता है नून, शाम के वक्त, और ज़्यादा होता है मिडनाइट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप दिन में 3-4 बजे कभी आधे घंटे के लिए बस सोफे पे लेटे थे और रूम में लाइट ऑफ थी, और जैसे ही आप उठे आधे घंटे बाद आपको बहुत फ्रेश फील हुआ, आपको ऐसा लगा था कितने घंटे सो के उठे, एकदम ताज़ा महसूस हुआ। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका ये काफ़ी अमाउंट में रिलीज़ हो गया, क्या? मेलाटोनिन। बट कभी कभी होता है 6-6, 7-7, 8-8 घंटे सो के उठने पर भी सुबह मॉर्निंग में फ्रेश फील नहीं होता, मन करता थोड़ी देर और सो लूँ। इसका मतलब आपका क्या रिलीज़ नहीं हुआ? कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अगर रिलीज़ हुआ प्रॉपर सोते वक्त तो उठने पर काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता है मेलाटोनिन की वजह से। फिर आते हैं थाइमस पे। थाइमस ये हमारी चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, या बोलेंगे टाई बोन, यहाँ मतलब छाती के बीचों बीच एक हड्डी होती है, यहाँ जहाँ पे माइक लगा रखा है बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पर एक हड्डी होती है, उसके नीचे होता है लोब शेप का, गांठ जैसा होता है, लोब शेप होता है, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये हमारे इम्यून सिस्टम की जो इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की हमारी जो ताकत है, उसका ताज है, क्राउन ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। और यही वो जगह है जहाँ पे हमारी टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है। टी लिम्फोसाइट्स स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमें CMI यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती है। यानी हमारी सेल्स को जो ये पता है ना कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है, डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारी सेल्स के पास है, उस पावर को बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें मिलती है कौन सी सेल से? टी सेल से। और ये टी सेल्स डिफरेंशिएट होती है, मैच्योर हो पाती है एक हार्मोन की वजह से। वो हार्मोन है थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का ये हार्मोन बनाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बनाता है थाइमोसिन, जो करवाता है मैच्योरेशन। किसका मैच्योरेशन करवाता है? ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। लेकिन ये थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है विद इंक्रीज्ड एज। और आफ्टर 20 की उम्र के बाद तो ये बॉडी में होता भी नहीं है। तो फिर क्या होता है? खाली जगह हो जाती है? नहीं, इसकी जितनी जगह इसने खाली की है वहाँ पे सारा एडिपोज टिश्यू यानी फैट स्टोर हो जाता है। सो हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ही रेगुलेट करता है। हमारी जो अर्ज है, इच्छा होती है हमें जो खाना खाने की या हमें जो प्यास लगती है, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वो सब रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस की वो जगह है जहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम फ्यूज होता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। मतलब पूरी बॉडी में आपको पता है 2 सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके दोनों की दोस्ती हो जाती है, वो जगह है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वो जगह है जहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ओके, विच हार्मोन, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बना लेकिन निकला पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? तो ऐसा एक नहीं, ऐसे 2 हार्मोन है। कौन कौन? ऑक्सीटोसिन जिसे हम लोग बोलते हैं बर्थ हार्मोन, और दूसरा वेसोप्रेसिन जिसको हम लोग ADH भी बोलते हैं। ADH मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या हमारे हार्ट की वॉल से भी हार्मोन निकलते हैं? निकलते हैं। हमारे हार्ट की एट्रियम की वॉल्स जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो एक हार्मोन बनाती है ANF। ANF का मतलब होता है एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये हार्मोन हमारी नसों को खोलता है यानी वेसो डायलेशन करता है। हमारे यूरिन में सोडियम निकलवा देता है। जब यूरिन में हमारा सोडियम निकल जाएगा तो उसके पीछे पानी भी तो चला जाएगा, और जब सोडियम के पीछे पीछे पानी चला जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ये ANF एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर निकलता कहाँ से? ये निकलता है हमारे हार्ट की एट्रियम वॉल से। किडनी भी हार्मोन बनाती है। हमारी किडनी बनाती है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन RBC प्रोडक्शन बढ़ाता है। नाम में थोड़ा मैचिंग लग रहा है ना, एरिथ्रोसाइट RBC, एरिथ्रोपोइटिन RBC बनवाने वाला हार्मोन। तो किडनी में जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, पढ़ा है ना, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, यस, वही वाली सेल्स इसको बनाती है एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन हमारे अंदर RBC प्रोडक्शन बढ़ाता है। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ही बनते हैं और वहीं पर असर करते हैं, मतलब जिधर बनते हैं वो इधर ही असर करते हैं। कुछ आ रहे हैं। पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हमारे पेट के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेल्स हैं, हमारे पेट में भी छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो एसिड म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, वो इसके सिग्नल का इंतजार करते हैं गैस्ट्रिन का। जैसे ही गैस्ट्रिन रिलीज हुआ हमारे पेट में एसिड बनना चालू।
एसिड बनेगा, साथ में पेप्सिन एंजाइम भी निकलेगी जो प्रोटीन तोड़ती है। तो पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ाने वाला एक ही हार्मोन है गैस्ट्रिन, बाकी नहीं बढ़ा रही, नहीं, ये जो बाकी के तीन है एसिडिटी को कम करते हैं। जैसे सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन पैंक्रियाज के लिए स्पेशली, ये हमारे पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट और पैंक्रियाज का जो जूस है, मतलब पैंक्रियाज की जो एंजाइम्स है उनको सिक्रीट करवाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन, थोड़ा पढ़ूंगा मैं इसको ऐसे ताकि याद हो जाए, इसको बोलते हैं, देखो बोलते कोलेसिस्टोकाइनिन नहीं है, लेकिन तुम्हें याद हो जाए मैं इसलिए बोल रहा हूँ छोले सिस्टोकाइनिन। छोले भटूरे खाएंगे तुमने, तो छोले भटूरे कैसा खाना है, ऑयली फूड है, ऑयल होता है बहुत, तो जब भी तुम कुछ ऑयली खाना खाते हो, मक्खन, घी या रिफाइंड ऑयल में तले हुए भटूरे, तो वो ऑयल जब आपकी डाइट में आता है, ऑयल को बचाने के लिए क्या चाहिए, लाइपेज। लाइपेज क्या करती है, फैट तोड़ती है। लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए बाइल जूस चाहिए। बाइल जूस कहाँ से आएगा, लिवर से, गॉल ब्लैडर से आएगा। तो बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ा देता है ये कोलेसिस्टोकाइनिन, इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि लाइपेज जो फैट को बचाती है वो तो पैंक्रियाज से ही आएगी ना, लिवर नहीं बनाता कोई एंजाइम, याद रखना इस बात को मेरी। हमारा लिवर कोई एंजाइम नहीं बनाता, लिवर से बाइल जूस बनाता है, तो बाइल जूस पैंक्रियाज की एंजाइम को एक्टिवेट करता है और बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ाता है ये हार्मोन छोलेसिस्टोकाइनिन। अगला गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम से पता लग रहा है, इनहिबिट कर रहा है मतलब कि रोक रहा है, तो ये हमारे पेट में एसिड की प्रोडक्शन को रोक रहा है, एसिड बनने से रोक रहा है, तभी इसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ये एसिड के सिक्रीशन को रोक रहा है, इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एसिड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो अगर कोई MCQ ऐसा आ गया, चारों हार्मोन के नाम आ गए, आपसे पूछा फाइंड द ऑड वन, तो आप क्या लगाओगे, आपको लगाना है गैस्ट्रिन, क्योंकि बाकी के तीन हार्मोन आप देखो वो एसिडिटी को कम कर रहे हैं, अकेला वही हार्मोन है जो आपके पेट में एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, और चारों ही जरूरी है ज़रूरत के हिसाब से। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो आपके पेट में अंदर छाले हो सकते हैं, ज़्यादा एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से अल्सर्स हो सकते हैं, बोलते हैं ना पेट में छाले हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर, आंतों में छाले हो गए, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर्स, तो वो अल्सर्स नहीं होते क्योंकि आपके अंदर बनते हैं ये हार्मोन जो ज़्यादा एसिड बनने से रोकता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, ये तो हमने तो बहुत सारे हार्मोन पढ़ लिए, अब मैं आपको बताता हूँ हार्मोन होते कितने टाइप के। जितने भी हार्मोन आपने अब तक पढ़े इस चैप्टर में, सब दो ही टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट वाले बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल वो हार्मोन है जो फैट में घुल जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही है, फैट के बने हुए, लिपिड के बने हुए। तो लिपिड से बने हुए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन दो होते हैं, आयोडोथायरोडीन्स जो आयोडीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें आयोडीन लगा होता है, बताने की जरूरत है मुझे, वही है T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोडीन और टेट्रा आयोडोथायरोडीन। और दूसरे वो सारे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले सारे हार्मोन को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले सारे हार्मोन को बोलते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। तो जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन है और जितने भी आयोडीन से बने हुए हार्मोन है, दोनों के दोनों लिपिड सॉल्युबल है, फैट में बन जाते हैं, ठीक। वहीं कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल कौन होते हैं, जो पानी में घुलते हैं। पानी में घुलने वाले दो होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड हार्मोन्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन आता है, जिसे हम लोग एड्रेनालिन या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और पेप्टाइड हार्मोन में कौन आता है, पेप्टाइड हार्मोन में आता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन। स्टेरॉयडल हार्मोन में कौन आता है, स्टेरॉयडल हार्मोन में आता है प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, वो भी इसमें आता है, उसके नाम में आ रहा है ना स्टेरोन, तो जिसके नाम में स्टेरोन आता है वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। तो टोटल हार्मोन दो तरह के हुए, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। आखिर हम ऐसे पढ़ क्यों रहे हैं इनको, मतलब ऐसे क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है, काम करने का स्टाइल अलग अलग है। जो हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं ना, वो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, हार्मोन खुद लिपिड का बना है, तो क्या मेम्ब्रेन लिपिड को अलाउ करेगी, बिल्कुल करेगी, दोनों सेम अलाउ करेगी। तो जब ये हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मेम्ब्रेन के पार आ गया सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार करके अंदर आ गया न्यूक्लियस के अंदर, देख रहे हो। तो ये काम तो वही हार्मोन कर सकता है जो लिपिड सॉल्युबल हो। तो जितने भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो सेल के अंदर आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, फिर रिसेप्टर से जुड़ते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तब जाके अपना वो असर पैदा कर पाते हैं। कौन से हार्मोन्स, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। तो जो हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर आके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होता है।
वही जो हार्मोन होते हैं वाटर सॉल्युबल वो अंदर नहीं आ सकते, वो बाहर ही एक रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे सेकेंडरी मैसेंजर तैयार होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या होते हैं? कैल्शियम आयंस और साइक्लिक एएमपी मतलब साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, या फिर IP3 क्या होता है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये सब सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं और सेकेंडरी मैसेंजर फिर क्या करते हैं? सिग्नल को आगे कन्वे करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होता है, उससे अलग से बाइंड होकर फिर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके कोई नए नए दोस्त बने, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो अवॉइड करते हैं घर के अंदर आना, है ना, आपको बुलाना है ट्यूशन के लिए कि चल भाई ट्यूशन का टाइम हो गया, बायो की क्लास का टाइम हो गया, चलिए चल। तो आपको डायरेक्टली वो अंदर आके नहीं बोल पा रहे, वो मेन गेट पे आपके पापा मिल गए, उसको पापा को बोल दिया, पापा ने आपकी मम्मी को बोल दिया, मम्मी आपके रूम में गई और आपको बात बताई कि चल भाई तेरा टाइम हो गया तो जाके ले जाए। तो यहाँ पर मम्मी और पापा तो चलो रिसेप्टर हो गए, लेकिन मम्मी क्या है जिसने मैसेज को कन्वे किया? मम्मी यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। और आपका दोस्त जो है वो अंदर नहीं आया, घर के बाहर ही ऐसे गेट पे उसने बात कर ली है ना। तो ये यहाँ पे क्या है कि हार्मोन सेल के अंदर नहीं आ रहा है, वहीं रिसेप्टर पे बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया और एक तैयार हुआ से सेकेंडरी मैसेंजर जिससे सिग्नलिंग अंदर तक हुई और रिस्पॉन्स पैदा हुआ। तो ऐसे काम करते हैं वो हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हमेशा सेल के सरफेस पे रिसेप्टर से जुड़ते हैं, वहीं जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं? वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, फिर रिसेप्टर से जुड़ते हैं, फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से काम करते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और इस तरीके से काम करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो भी लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आएगा। बहुत कम टाइम में मैंने पूरा चैप्टर कराने की कोशिश की है, सिर्फ 1 घंटे में मैंने पूरा ये चैप्टर कराया है। एक्यूरेट बोलूँ तो 1 घंटा 6 मिनट हो गए हैं। तो अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो, है ना, पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो अच्छा से कमेंट कर देना नीचे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और लेक्चर्स बनाने का। और हो सके तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, सभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लास फ्रेंड्स, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।